Welcome to Medify. So let's move forward in systemic pharmacology and we start respiratory system. So in respiratory system, this is one of the smallest topic of pharmacology or smallest unit of pharmacology, in which first topic is cough and second is asthma. In these two topics, whole respiratory system drugs will covered. So let's start. First we talk about cough. So cough, we know that the cough is of two type. हम सबको पता है कि कफ जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, ड्राई कफ एंड वेट कफ बोल सकते हैं, और कफ विद स्पूटम ये सब बोल सकते हैं. ठीक है. सो जो कफ, याद रखना, कफ होता क्या है. तो कफ अपनी बॉडी के लिए अच्छा है कि खराब है. पहले तो अपने दिमाग में ये क्लियर रखो कि कफ अपनी बॉडी के लिए अच्छा है या खराब है. तो कफ इज गुड समटाइम एंड बैड समटाइम. वो पूरी तरीके से ना ही अच्छा है ना ही बुरा है क्या. सो कफ इज अ रिफ्लेक्स जो अपनी बॉडी से आता है. कफ इज व्हाट? कफ इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स. और उसका पर्पस क्या होता है? कफ होता क्यों है, पर्पस क्या होता है? एक्सपोल्जन ऑफ रेस्पिरेटरी सिक्रीशन. अच्छा ठीक है भैया, मान लिया. उसके बाद बात करते हैं ड्राई कफ और वेट कफ की. सुनो, जो ड्राई कफ होता है ना, ड्राई कफ जिसमें कोई प्रोडक्ट नहीं निकले, बस खांसी आ रही है अपने को, सो इट इज नॉन प्रोडक्टिव कफ. सो इट शुड बी सप्रेस्ड. ये अपने किसी काम का नहीं है, इट शुड बी सप्रेस्ड. तो इसको मैं अगर दूसरे कलर से लिखूं कि दैट इट शुड बी सप्रेस्ड. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज वेट और कफ विथ स्पूटम. सिर्फ स्पूटम ही नहीं, कभी कभी ब्लड भी आता है. तुमने देखा कभी कभी ब्लड भी आता है, कभी कभी मतलब अपने में नहीं आता, लेकिन जिसमें डिफेक्ट होता है उसमें तो आता है ना. जो किसी पैथोलॉजी से गवर्न है उसमें तो आएगा. ठीक है. तो कफ में ब्लड आ सकता है. ठीक है. स्पूटम आ सकता है, म्यूकोस आ सकता है, म्यूकस इसको बोलते हैं अपन, म्यूकोसा इसको बोल रहे हैं, वो आ सकता है, और भी बहुत चीज़ आ सकता है, और बस ये आ सकता है, और क्या. ठीक है. सो वेट कफ इज अ प्रोडक्टिव कफ. सो इसको अपन सप्रेस नहीं करते. ठीक है. तो दीज आर यूजफुल कफ्स. ये अपने लिए क्या है? यूजफुल कफ है. जस्ट अ सेकंड, पेन बंद हो गया. हाँ. सो दीज आर यूजफुल कफ. जो सर्व कैसे करता है? सर्व एज टू ड्रेन एयरवेज. जो अपने ब्रोंकियल, जो अपना एयरवे है, उसको ड्रेन करने के काम में आता है. ठीक है. देन जो उसका सप्रेशन होता है वो डिजायरेबल नहीं होता है. इट सप्रेशन इज नॉट डिजायरेबल. कि भाई ये कफ बंद हो, अपन नहीं चाहते. अपन चाहते हैं कि कफ आए, लेकिन कब तक? ऐसा तो होगा नहीं अपन यही चाहेंगे कि भाई आदमी खांसता रहे. कफ उसको मान लो कि स्पूटम आ रहा है तो अपन इसको खसाते रहेंगे कि भाई खांसता रहे, तो अच्छी बात है. नहीं. सो कब तक अपन खांसना सप्रेस नहीं करेंगे. तो सुनो, उसकी भी एक चीज़ होती है. क्या चीज़ होती है? कि व्हेन द अमाउंट ऑफ expectorant is less than the effort for cuffing. मतलब कब तक खांसते रहना चाहिए. ठीक है. तो जब तक तुम्हें ऐसा लगे कि भाई कि जितना अमाउंट निकल रहा है, अपनी मान लो कि स्पूटम निकल रहा है, अपन ने सोचा कि यार इतना स्पूटम निकलना चाहिए, तो एक दिन या 2 दिन की 2 दिन की अगर ये इसका कफ चलता रहेगा तो 2 दिन में निकल जाएगा. लेकिन एफर्ट्स हो सकते हैं कि भैया उसकी जो मसल्स हैं वो ज़्यादा ही खिंचा रही है. ठीक है. तो अपने कफ को रोकना पड़ेगा. ठीक है. तो वहाँ पे डिजायर्ड सप्रेशन आ गया. ठीक है. हो सकता है कि वहाँ पे एक्सपेक्टोरेंट निकल ही नहीं रहा है. एक लेवल के बाद, मतलब एक हाइट के बाद पहुंचा, मतलब एक लेवल तक पहुंचा कि हाँ, और फिर उसके बाद से निकलना बंद ही हो गया, कोई स्पूटम नहीं आ रहा उसके बाद. तो अपना ड्राई कफ में कन्वर्ट हो गया, तो वो अपने को रोकना पड़ेगा. तो कब तक रोकना है? जब तक अपना अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टोरेंट किसके लेस देन हो? एफर्ट के. कौन सा एफर्ट? जो कि कफिंग में लग रहा है, जो मसल्स खिंचा रही है, जो एफर्ट हो रहा है, जो वर्क डन हो रहा है अपनी मसल से, उससे कम हो.
जब तक अपना डिज़ायरेबल है वो, या भैया खांसते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कि इसको अपन वो बोलते हैं, इसको अपन एक्यूट कफ भी बोलते हैं। देन वी टॉक अबाउट ड्रग ऑफ कफ्स। तो देखो ये सीधी एक फ्लो चार्ट है, इसको तुमको याद रखना पड़ेगा, विच इज़ सबसे पहला आता है फेरेंजियल कफ, फेरेंजियल डीमल्सेंट। फेरेंजियल डीमल्सेंट किस में देते हैं, तो याद रखना फेरेंजियल डीमल्सेंट इज यूज इन ड्राई कफ। ड्राई कफ में फेरेंजियल डीमल्सेंट देते हैं, जिसमें लॉजेंजेस, सिरप्स, लिकर, ये सारी चीज़ें आती हैं। लिकर मतलब दारू, यस। बोलते हैं ना कि जब साथ सर्दी खांसी हो तो रम पी लेनी चाहिए, रम इज़ गुड फॉर हार्ट एंड रेड वाइन इज़ गुड फॉर हार्ट एंड रम इज़ गुड फॉर कफिंग। तो ये वाली कहानी। एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, तो एक्सपेक्टोरेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, विच इज सिक्रीशन एनहांसर एंड म्यूकोलाइटिक्स। अब सिक्रेशन एनहांसर और म्यूकोलाइटिक क्या होते हैं तो उसके बाद कर लेते हैं। सिक्रेशन एनहांसर जो होते हैं वो होते हैं पोटेशियम सिट्रेट, अमोनियम क्लोराइड और वसाका। अब ये करते हैं क्या है, सबको अपन अभी डिस्कस करें कि बाद में करें, तो पहले ओवरव्यू लेते हैं, फिर मैं एक एक को डिस्कस करूँगा, ठीक है। देन म्यूकोलाइटिक, म्यूकोलाइटिक मतलब जो तुम्हारी म्यूकस को तोड़ दे, म्यूकोलाइटिक जो म्यूकस को तोड़ रहा है, ठीक है। देन एंटीटेसिव, एंटीटेसिव मतलब ये यू है, याद रखना आई नहीं यू है, एंटीटेसिव। एंटीटेसिव इज CCS। व्हाट इज CCS? सेंट्रल कफ सप्रेशन, सेंट्रल कफ सप्रेशन इज फुल फॉर्म ऑफ CCS। देन वी टॉक अबाउट एडजुवेंट एंटीटेसिव, जो कि इसके साथ में देते हैं, विच इज ब्रोंकोडायलेटर, इसमें साल्ब्यूटामॉल आता है, एक ही ड्रग है। सो नेक्स्ट स्टार्ट अ पर्टिकुलर टॉपिक विच इज, सबसे पहला क्या था, फेरेंजियल डीमल्सेंट। फेरेंजियल डीमल्सेंट, तो सुनो ये फेरेंजियल डीमल्सेंट क्या कहता है। फेरेंजियल डीमल्सेंट कुछ नहीं होता है, फेरेंजियल डीमल्सेंट इज यूज फॉर सूदे द थ्रोट, इज यूज फॉर सूदे द थ्रोट, ठीक है। मतलब ये अपन दे रहे हैं ड्राई कफ में, ठीक है, ये अपन किस में दे रहे हैं, ड्राई कफ में। तो अपन अब क्या चाहेंगे कि भैया जब तक कफ आ रहा है, ठीक है, जब तक कफ आ रहा है, तो ड्राई कफ का जो एफरेंट इम्पल्स होती है ड्राई कफ के लिए, वो ये होता है कि ड्राइंग ऑफ थ्रोट, कि भैया अपना जो गला है बहुत ज़्यादा ही सूखा है, तो उसको सूधे करने के लिए, मतलब उसको अच्छे से स्मूथ करने के लिए अपन क्या देते हैं, फेरेंजियल डीमल्सेंट देते हैं, जिससे तुम्हारा जो थ्रोट होता है वो अच्छे से स्मूथ हो जाता है, मतलब गीला हो जाता है, ताकि तुम्हारा जो कफ है वो ड्राई ना आए, तो वो वहाँ से रुक जाती है, ठीक है। इट क्या करती है, इट इनहिबिट द एफरेंट इम्पल्स from irritated pharyngeal mucosa, from irritated pharyngeal mucosa, irritated pharyngeal mucosa और inflamed pharyngeal mucosa। खास के गला खत्म हो गया है, इन्फ्लेम हो गया, गला दुखने लग गया, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो इनहिबिट करता है इन्फ्लेम फेरेंजियल म्यूकोसा को, ताकि उसमें एफरेंट इम्पल्स ना आए। तो मैं टॉक अबाउट एक्सपेक्टोरेंट्स और म्यूकोकाइनेटिक्स। इसकी ड्रग में तुम बताती है फेरेंजियल डीमल्सेंट की लॉजेंजेस और सिरप्स जो आती है अपनी, वो सारी नॉर्मल सिरप्स। और मेनली बात सुन लो, इसमें प्लेसिबो ड्रग देते हैं। कौन से देते हैं, प्लेसिबो। एडेबल ग्लिसरॉल, ईडेबल ग्लिसरॉल मेनली सिरप्स में होता है, इसकी एडेबल ग्लिसरॉल होता है मेनली सिरप्स में। प्लेसिबो ड्रग होती है, प्लेसिबो ड्रग इज जस्ट फॉर कि अ पर्सन इज़ वेरी इन टेंशन कि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही, मैं क्या करूँ, तो उसको अपन एक प्लेसिबो ड्रग देते हैं, जिससे उसको लगेगा कि हमें डॉक्टर ने दवाई दे दिया, मैं ठीक हो जाऊँगा। वो है क्या, ग्लिसरॉल है, सिंपल। देन वी टॉक अबाउट एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, म्यूकोलाइटिक्स, म्यूकोलाइटिक्स। अब म्यूकोलाइटिक्स क्या कहता है, क्या होता है, चलो उसके बाद कर लेते हैं फटाफट अपन। म्यूकोलाइटिक्स वो ड्रग होती है जो कि ब्रोंकियल सिक्रीशन को बढ़ाती है, किसको बढ़ाती है, ब्रोंकियल सिक्रीशन को बढ़ाती है, ठीक है, और रिड्यूस करती है विस्कोसिटी। क्या करा उसने, पहले उसने ब्रोंकल सिक्रेशन को बढ़ाया, एंड देन सेकंड नंबर पर उसने क्या करा, विस्कोसिटी को कम करा। कौन सी, किसकी विस्कोसिटी, जो कि म्यूकस अपने गले के अंदर है उसकी विस्कोसिटी को कम करा। ये क्यों करा उसने, ताकि अपनी गले के अंदर जो स्मूथली निकल जाए, जो म्यूकस अंदर जमा हुआ है अपने गले के अंदर, वो स्मूथली निकल जाए, इसलिए उसने विस्कोसिटी को कम करा है। एंड सेकेंडली उसने ब्रोंकल सिक्रेशन को बढ़ाया है। ये भी बोल सकते हैं कि ब्रोंकल सिक्रेशन को बढ़ाने के कारण ही विस्कोसिटी बढ़ी है,
क्यों? सिक्रेशन बढ़ेगा, ठीक है, जो कंटेंट है वो तो उतना ही रहेगा लेकिन सिक्रेशन बढ़ रहा है, फ्लूइड बढ़ रहा है, फ्लूइड बढ़ रहा है मतलब विस्कोसिटी कम हो रही है, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एक्सपेक्टोरेंट अपन बात करेंगे कि ये फॉर एग्जांपल जो अपने को देके रखा है विच इज सोडियम सिट्रेट, जो ड्रग अपने को जो ड्रग देके रखी है अपने को कि भाई ये एक्सपेक्टोरेंट होती है विच इंक्रीजेज द सिक्रेशन, वो क्या करती है? इंक्रीज करती है सॉल्ट एक्शन को, इंक्रीज सॉल्ट एक्शन एंड इंक्रीज सॉल्ट एक्शन इन इरिटेटेड म्यूकोसा, इन इरिटेटेड म्यूकोसा, इरिटेटेड म्यूकोसा में सॉल्ट सिक्रेशन, सॉल्ट एक्शन को बढ़ाती है। एंड सेकेंडली ये मेनली किस में होता है? जो म्यूकस प्लग बना होता है अपने अपने गले के अंदर, उसको बाहर निकालने के लिए। अपन अगर ड्रग की बात करें तो उसमें ड्रग होती है ब्रोमहेक्सिन, नहीं ब्रोमहेक्सिन अलग होती है। इसमें जो इसमें ड्रग थी वो होती है अमोनियम क्लोराइड, यस इसमें ड्रग होती है अमोनियम क्लोराइड, पहले स्टार्ट करेंगे फिर उसमें जाएंगे। अमोनियम क्लोराइड, सो अमोनियम क्लोराइड इज सिंपली अ डाइल्यूटर, अगर मैं तुमको बताऊँ सीधी भाषा में, अ डाइल्यूटर होता है जो कि अपने म्यूकस कंटेंट इन थ्रोट की विस्कोसिटी को बढ़ाता है, विस्कोसिटी को बढ़ा देगा। उसकी विस्कोसिटी को बढ़ाने से वो इजीली ट्रेवल करेगी इन थ्रोट एंड आउट ऑफ बॉडी, आउट ऑफ द माउथ। डन। देन वी टॉक अबाउट नेक्स्ट, ये था सिक्रेशन एंड आंसर। बताया था कि म्यूकोलाइटिक्स में दो टाइप के होते हैं, देखो ये एक्सपेक्टोरेंट में दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिक्रेशन एंड आंसर, दूसरा होता है म्यूकोलाइटिक्स। देन वी टॉक अबाउट म्यूकोलाइटिक्स। तो म्यूकोलाइटिक्स क्या होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं? म्यूकोलाइटिक्स सबसे पहले ड्रग आती है अपने पास ब्रोमहेक्सिन। कौन सी ड्रग? ब्रोमहेक्सिन। ब्रोमहेक्सिन डेरिवेटिव होता है, ठीक है। ब्रोमहेक्सिन मेनली किसके लिए होता है? तो याद रखना, म्यूकस प्लग जब प्रेजेंट होता है अपने गले के अंदर तो अपन ब्रोमहेक्सिन देते हैं। व्हेन म्यूकस plug are present in throat, तो अपन ब्रोमहेक्सिन देंगे, जिससे क्या होता है? जिससे एक जो स्पूटम होता है, जो फाइबर्स होते हैं उसके, वो टूट जाते हैं, जिससे टीनेशियस फाइबर बोलते हैं उसको, जो तुम्हारे स्पूटम में होते हैं। टीनेशियस फाइबर्स ब्रोक डाउन। टीनेशियस फाइबर ब्रोक डाउन, ठीक है, जिससे जो थ्रोट में जो म्यूकस प्लग है उसके फाइबर्स टूट जाते हैं, जिस फाइबर के टूटने से वो स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिस कारण से वो ईजिली अपने गले के बाहर आ जाता है। इसकी साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं ब्रोमहेक्सिन के? तो ब्रोमहेक्सिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं विच इज़ राइनोरिया, क्योंकि वो सिक्रेशन को बढ़ा रहा है ना, सिक्रेशन को बढ़ा रहा है, तो सिक्रेशन को बढ़ाने से क्या होगा? तुम्हारा राइनोरिया हो सकता है, तुमको लेक्राइमेशन का बहुत ज़्यादा हो सकता है, नोजिया हो सकता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकती है, ये सारी बातें, राइनोरिया। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अपन ने ब्रोमहेक्सिन ना के अपन एम्ब्रोक्सोल देते हैं। राइनोरिया, देन इंक्रीज लेक्राइमेशन, सब लिख दे अच्छे से, इंक्रीज लेक्राइमेशन, इंक्रीज नोजिया, इंक्रीज गैस्ट्रिक इरिटेबिली या फिर गैस्ट्रिक इरिटेशन। ठीक है, तो इसके साइड इफेक्ट्स को ओवरकम करने के लिए अपन ने एक ड्रग निकाली है विच इज एम्ब्रोक्सोल, जो कि अपन यूज़ करते हैं नाउ डेज पे, ठीक है। जो तुमने पढ़ी होगी, एक एम्ब्रोडिल नाम की लिक्विड आती है, एम्ब्रोड्रिल पढ़ा होगा तुमने, एम्ब्रोडिल आती है विच इज़ एम्ब्रोक्सोल ओनली, एम्ब्रोडिल जो कि एम्ब्रोक्सोल ही होती है वो, ठीक है। सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एंटीटसिव। अब एंटीटसिव क्या आते हैं? तो भैया एंटीटसिव तुम यहाँ पे पढ़ोगे विच इज CCS आने की, अब बताऊँगा CCS आने की। देखो एंटीटसिव इज CCS, सेंट्रल कफ सप्रेशन। सेंट्रल कफ सप्रेशन मतलब कोई सेंट्रली एक्टिंग ड्रग है, मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेगी, यस। ये 3 टाइप की होती है,
which is opioids, non-opioids, and antihistaminics. Opioids में होती है कोडीन. Codeine is what? Codeine is morphine-like material or morphine-like substance. Morphine-like substance. Morphine-like substance जो कि उसमें ये कफ पता है कैसे कम करती है? सेडेशन से सुला देती है. यस, ये सप्रेस करती है कफ को 6 आवर्स के लिए. सप्रेस कफ फॉर 6 आवर्स. और इसका मेन जो वो होता है कि ये क्या कर रही है, तो उसको अपन कब देंगे? हर जब कफ आता है तो अपन कोडीन तो दे नहीं सकते हैं, ठीक है. तो अपन कब कोडीन देंगे? तो कोडीन अपन तब देंगे जब एक्यूट कफिंग, मतलब खतरनाक कफ आ रहा है, सो नहीं पा रहा है इंसान, रात में सो ही नहीं पा रहा है, स्लीपलेसनेस हो रही है उसके सोने के कारण, तब अपन उसको देंगे. या हो सकता है सो नहीं पा रहा है, या हो सकता है कि खास का जब कफिंग होती है तो गैस्ट्रिक मसल भी खिंचाती है, तो सकता है कि एब्डोमिनल पेन शुरू हो गया सो खास के, तो अपन इतना इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. मतलब बढ़ जाती है चीज़ें, ठीक है, जब हेजार्डियस हो जाती है चीज़ें तब अपन देंगे. ऐसा नहीं कि अपन हर चीज़ पे देंगे. मान लो कि सर्जरी है, उसकी सर्जरी हुई है, ऑब्वियस ये बात है कि अगर उसको स्टिचेस लगे हुए हैं तो कफिंग उसके लिए बहुत हार्मफुल है, ठीक है. कफिंग से मसल्स खिंचाएगी और मसल खिंचाने से उसके स्टिचेस टूट सकते हैं, तो उसको अपन कोडीन देंगे. कोडीन से कफिंग नहीं आएगी उसको. और कितनी देर के लिए नहीं आती? 6 आवर्स के लिए नहीं आती. क्या कॉज करती है? सेडेशन कॉज कर देती है, ठीक है. अगर सेडेशन कॉज कर रही है, याद रखना, अगर सेडेशन कॉज कर रही है तो ये क्या होगी? सो इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ड्राइवर्स. ड्राइवर में नहीं देते होंगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है. देन अस्थमा में भी दे देते हैं, लेकिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है ड्राइवर्स के अंदर, तो इसलिए अस्थमा में नहीं देते हैं. अस्थमा में नहीं होती है, देखना, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अस्थमा. कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अस्थमा. सो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि इससे ना एक साइड इफेक्ट होता है विच इज़ कॉन्स्टिपेशन, और गंदा साइड इफेक्ट होता है वो. मतलब कोडीन अगर तुमने एक बार ले लिया, तुम सो गए 6, मतलब वो सच में नींद आ जाती है. कोडीन दवाई ऐसी होती है जो इंसान को सुला देती है, 4 घंटे की नींद में बढ़िया डाल देती है. 4 घंटे की नींद तुमको दोपहर में आ जाएगी, तुम दोपहर में कोडीन लेके बैठोगे, तुमको नींद आएगी, 4 घंटे की नींद आराम से तुम काटोगे. लेकिन कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, 3 दिन तक कॉन्स्टिपेशन रहेगा तुमको कोडीन का. कोडीन की गंदी आदत होती है, कोडीन कराता है साइड इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन में. तो कोडीन से ऊपर उठने के लिए फिर अपने नॉन ओपियोइड शुरू करे थे. नॉन ओपियोइड जो होते हैं वो स्पाज्मोडिक कफ के लिए होते हैं. किसके लिए होते हैं? स्पाज्मोडिक कफ वही जो मसल्स खिंचाने पे जो कफ होता है, जब कफ में ज़्यादा मसल खिंचा जाती है तो उसको बोलते हैं स्पाज्मोडिक कफ. जब कि भैया कफ करने से मसल पेन हो रहा है, उसको बोलते हैं स्पाज्मोडिक कफ, ठीक है. तो इसलिए उसको बोलते हैं स्पाज्मोडिक कफ, ठीक है. उसमें नॉन ओपियोइड देते हैं. इसमें कोई साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं है, कॉन्स्टिपेशन का साइड इफेक्ट जो अपन ने ओवरकम करा है इसमें भी करा है. और कोडीन को अपन ने खुद मॉडिफाई करके, एक ड्रग है इसका केडीटी में तुम्हारा दिया हुआ है, याद रखना, इथाइल मॉर्फिन भी एक ड्रग है जिसमें अपन ने पूरा मॉडिफाई करके उसमें जो कॉन्स्टिपेशन का साइड इफेक्ट है उसको हटाया. देन वी टॉक अबाउट नॉन ओपियोइड्स. नॉन ओपियोइड में स्पाज्मोडिक कफ के लिए देते हैं. और ड्रग इज जल्दी बताओ. ड्रग इज नोज़ाकेपिन. यस, नोज़ा. इसको अच्छे पेन कलर से लिखता हूँ क्योंकि तुम्हें दिख ही नहीं रहा होगा वो अच्छे से. मैं सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लिखता हूँ तो कमेंट में लिख दिया करो, मैं उसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे. सो ये क्या है? नोज़ाकेपिन, ठीक है. नोज़ाकेपिन या नार्कोटिन भी बोल सकते हैं उसको अपन. देन वी टॉक अबाउट नेक्स्ट, ये क्या होता है? तो ये ओपियम एलाकॉइड होता है, ठीक है. और ये कफ को डिप्रेस कर रहा है, लेकिन इसमें अच्छी बात पता है क्या है? नॉन डिपेंडेंस. कुछ एब्यूज़र्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनको ड्रग चाहिए, उनको मॉर्फिन नहीं मिलेगा, वो कोडीन ले लेंगे, वो बढ़िया कोडीन की चाहरफ लेके बैठे रहेंगे, ठीक. वो कोडिंग के साथ बढ़िया पीते रहेंगे, कोडिंग का उनको नशे में घूमते रहेंगे. लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कोई डिपेंडेंस नहीं होती है, ठीक. कोई डिपेंड नहीं पड़ेगा इसमें आदमी, किसी साइड इफेक्ट का ऐसा नहीं आएगा कि भैया आदमी सीधा डिपेंड हो रहा है इस पर. तुमको अगर तुम ठीक हो जाओगे तुम छोड़ दोगे आराम से, लेकिन कोडिंग नहीं छूटती. अगर मान लो कि तुम्हें कफ है, तुम 2 हफ्ते से ले रहे हो कोडिन, तुम कोडिन लेते रहोगे क्योंकि तुम डिपेंड हो जाओगे कोडिन पे. इसलिए कभी भी डॉक्टर कोडिन के ओवरडोजिंग नहीं लिखता है. ओवरडोसिंग कोडिन की 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गई, कोडिन की ओवरडोसिंग हो ही जाती है.
देन वी टॉक अबाउट नेक्स्ट इज एंटीहिस्टामिनिक्स. एंटीहिस्टामिनिक्स सबको बताना चाहिए डाइफेनहाइड्रामीन. डाइफेनहाइड्रामीन इज एंटीहिस्टामिनिक्स. डाइफेनहाइड्रामीन जो था वो सिंपली डाइफेनहाइड्रामीन इज H1 एंटीहिस्टामिनिक. H1 मतलब कि फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स. फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स का मतलब ये है कि भैया ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है. किसको क्रॉस कर सकता है? ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है. ठीक है, तो अपने को पता है. नेक्स्ट थिंग, ये तुम्हारा कफिंग कम करा देगा. ये ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट भी देता है. हिस्टामिन, ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट भी देगा. उसके बाद सेम कहानी की वह कॉन्ट्राइंडिकेट होता है ड्राइवर के अंदर. ड्राइवर्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है क्योंकि ये सीडेशन कॉज कराता है. इट कॉजेज सीडेशन, सेम एज कोडीन. ठीक है, सो ये भी नहीं देंगे. अब लास्ट ड्रग अपने पास बची विच इज ब्रोंकोडायलेटर, और तुम्हारा ये कफ खत्म हो जाएगा यहाँ पे. ब्रोंकोडायलेटर. ब्रोंकोडायलेटर में जो अपन ड्रग का इस्तेमाल करेंगे, द ड्रग ऑफ ब्रोंकोडायलेटर इज रटो बेटा, साल्ब्यूटामोल. पता होना चाहिए तुमको. साल्ब्यूटामोल. साल्ब्यूटामोल जो होता है वो पल्मोनरी रिसेप्टर को ट्रिगर करता है. ट्रिगर पल्मोनरी रिसेप्टर. पल्मोनरी रिसेप्टर, ट्रिगर पल्मोनरी रिसेप्टर, जो कि कफ और ब्रोंकल कंस्ट्रिक्शन दोनों को इनहिबिट करता है. दो चीज़ पे काम करता है, कफ को भी इनहिबिट करेगा और ब्रोंकल कंस्ट्रिक्शन को भी इनहिबिट करेगा. कफ को भी इनहिबिट करेगा और ब्रोंकल कंस्ट्रिक्शन को भी इनहिबिट करेगा. यहाँ पे एक ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी आती है, उसको ये इनहिबिट करता है. ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं, सबके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये सारी आते हैं कफ के लिए. तो कफ तुम्हारा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक था, यहाँ पे खत्म हो गया है. अब बात करते हैं एक नया और सबसे बड़ा टॉपिक इस यूनिट का, विच इज